प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी। इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, साथ ही यूपीएससी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के उसके साथ आपको इलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। तो इसमें प्रयास ये रहता है बेसिकली कि आप लोगों को पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करके आपको एक बेस्ट वे दिया जा सके, एक तरीका बताया जा सके कि आप उस तरीके पे चल के यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कम जानकारी से भी अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस एमसीक्यू सीरीज को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, पिछले साल काफी चर्चा में रहा है, कोरोना के बाद से वैसे भी ये सब अभियान काफी चर्चा में रहे। प्रश्न है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब प्रश्न में सही या गलत कहा तो उसको तुरंत घेर देना है। फिर इसे एकीकृत बाल विकास सेवा और पोषण अभियान से पुनर्गठित किया गया है। यह एक स्टेटमेंट है, बता रहा है कि सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम और पोषण 2.0 जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बेसिकली ये दोनों प्रोग्राम, इन दोनों प्रोग्राम का पूर्व से दो प्रोग्राम चल रहे थे, इन दोनों का मर्जर है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब यहां पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर आप पहले मेरे इस सीरीज से पीछे से अपडेट होंगे तो, कि ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है कि अगर आपके पास दो ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं जिसमें एक में मंत्रालय है और दूसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, तो ये दोनों डेफिनेट स्टेटमेंट है जहां पर यह निश्चितता के साथ बताई गई है कि यह एक पर्टिकुलर मंत्रालय के साथ है, जुड़ा हुआ है, और दूसरा कि यह केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो अब यहां पर मंत्रालय भी गलत हो सकता है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जिलाधिकारी पोषण की स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल इकाई है। अब कहा जा रहा है कि जो पोषण 2.0 ये अभियान शुरू किया गया है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाला जो कोर इकाई है, जो कोर व्यक्ति है, वो कौन है? जिलाधिकारी है। तो यहां पर भी इस पूरे में सिर्फ जिलाधिकारी ऐसा स्टेटमेंट है जो एक निश्चित स्टेटमेंट है। तो अब कह रहा है कि सही उत्तर बताएं। तीन स्टेटमेंट आपके सामने हो गया। अगर आप लोग स्मार्ट होंगे तो आपको पता होगा कि इसको इलिमिनेट कैसे कर लेना है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप हर योजना को जान ही ले तभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सही हो। कभी कभी कॉमन सेंस और स्मार्ट इलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत अच्छा काम करता है। आइए इसको समझते हैं। भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा और पोषण अभियान को ये पुनर्गठित किया है और इनको पुनर्गठित करके और क्या बना दिया गया है? पोषण 2.0 बना दिया गया है। अब मैंने कहा था कि आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इलिमिनेशन कहां से हो रहा है। तो यहां से दो डेफिनेट स्टेटमेंट थे, एक महिला और बाल विकास मंत्रालय और दूसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा, ये किस मंत्रालय की है? ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। मंत्रालय तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ही है, लेकिन ये स्कीम क्या है? केंद्र प्रायोजित है। केंद्र प्रायोजित है, न कि केंद्रीय क्षेत्रक। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि घर पे आकर के आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे बेसिकली, कि केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम और केंद्र प्रायोजित स्कीम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ ही
गलत मारा तो क्या हो गया, 2 अगर हम इसको गलत करते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जिलाधिकारी ही एक सक्षम इकाई है जिले में। तो तीसरा स्टेटमेंट, तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र की कोई भी बड़ी स्कीम आ रही है तो इंप्लीमेंट करने की इकाई बेसिकली जिलाधिकारी ही होता है जिले के स्तर पर। तो ये तीसरा स्टेटमेंट अगर सही होता है तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह देखिए, ये अब इस बार बहुत ही संभावित प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के काफी तत्पर है। सभी चाहते हैं कि उनके यहाँ स्टार्टअप सिस्टम काफी मजबूती से आगे बढ़े। तो ऐसे में भारत भी चाह रहा है, और भारत इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में फ्रंट सीट पर रूल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो प्रश्न को देख लेते हैं कि स्टार्टअप्स के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अमेरिका और जापान के बाद, अब यहां पे ध्यान रखिए, कह रहा है अमेरिका और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब यहां पर आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि गलत कहां हो सकता है। अमेरिका, ये भी गलत हो सकता है अमेरिका टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना हो, या हो भी। दूसरा, जापान गलत हो सकता है जापान इस लिस्ट में नहीं हो। तीसरा क्या गलत हो सकता है भारत तीसरा नहीं हो। तो पहले स्टेटमेंट में 3 ऐसे पॉइंट हैं जो संभावित गलत हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। यूनिकॉर्न शब्द वैसे स्टार्टअप को संदर्भित करता है जो $5 बिलियन। अब यहां पर देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो पिछले वर्षों का अनुभव रहा है वो ये बताता है कि मैक्सिमम केस में अगर यूपीएससी डेटा पूछता है या फिर कोई डिलीट देता है तो अधिकांश संभावना रहती है कि वो गलत देगा। यहां पर कह रहा है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है, जिनका की $5 बिलियन से $5 बिलियन तक जिनका ग्रोस कैपिटल जीडीपी पहुंच गया है। तो $5 बिलियन की अगर कोई कंपनी हो गई है और वो अगर स्टार्टअप है तो उसे क्या कहा जाएगा, यूनिकॉर्न। ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कम से कम 100 है। अब यहां पर देखिए, यहां भी एक डिजिट दिया गया है, कम से कम 100। कम से कम 100 है, इसका मतलब क्या है कि 100 से अधिक है। तो 100, यह कोई डिफिनिट नंबर नहीं दिया है, फिक्स नंबर नहीं दिया है, यह एक संभावित नंबर दिया है। और यूपीएससी के केस में अगर संभावना दिखे तो ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर संभावना दिखती है तो वो अधिकांश केस में सही होता है। ठीक है, जैसे ये हो सकता है, यह संभावित है, अगर ऐसे स्टेटमेंट दिखते हैं तो वो अधिकांश केस में सही होते हैं। तो यहां भी यह एक संभावना है कि कम से कम 100 तो है ही, 100 से अधिक हो सकते हैं। इस चौथा कह रहा है कुछ सफल भारतीय यूनिकॉर्न कौन कौन है, लेंसकार्ट, क्रेड, मीशो, हार्म इजी, ये कुछ यूनिकॉर्न्स के नाम बताए गए हैं। अब अगर आप लोग मोबाइल लगातार यूज करते हैं तो उनमें बहुत लोग लेंसकार्ट का, मीशो का, हामिजी का, क्रेड का, इनका प्रचार आप लोगों को अक्सर आपके मोबाइल पे आते रहता है। तो अब ये क्या यूनिकॉर्न है, क्या भारतीय स्टार्टअप्स हैं, या कोई विदेशी कंपनीज हैं? अगर आपको ये पता है कि ये भारतीय हैं तो फिर क्या ये यूनिकॉर्न है, ये जानना जरूरी है। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कहता है कौन सा सही है। तो पहले तो कि इसमें चूंकि पहले स्टेटमेंट में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां गलत होने की संभावना है, और अगर आप लोग थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड न्यूज से या फिर इंडिया में भी न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप ये अवेयर होंगे कि अमेरिका स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे रहता ही है, वो 1-2 में हमेशा रहेगा। दूसरा पर
जापान से कहीं आगे चीन निकल चुका है। चीन ने जापान को बड़े क्षेत्र में पीछे छोड़ रखा है। तो स्टार्टअप में भी हो सकता है जापान के आगे चीन चला गया हो, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है इंडिया तीसरा नहीं हो। तो ये जापान वाला डाउटफुल लग रहा है। डाउटफुल लग रहा है तो इसको गलत मार लीजिए। पहला जैसे ही आपने गलत किया, आपका सीधे आंसर निकल गया 3 और 4। जब 3 और 4 आंसर निकला तो इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यूनिकॉर्न वैसे स्टार्टअप को कहते हैं जो $5 बिलियन के मूल्यांकन में पहुंच चुका हो। तो यहां पर $5 बिलियन एक नंबर दिया है। तो नंबर दिया था तो हमने क्या कहा था कि नंबर अधिकांश केस में गलत होने के लिए संभावित रहता है। 5 बिलियन नहीं बल्कि 1 बिलियन। तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है और 3 और 4 आपका आंसर हो गया। ये देख लीजिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बहुत ही संभावित है ये क्वेश्चन आपके लिए 2023 के प्रीलिम्स के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा इस स्टेटमेंट को। बेसिकली 2016-17 में 733, ये बता रहा है कि ये डेटा आप कोट कर सकते हैं मेंस में कि 2016-17 में हमारे यहां स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 733 थी, जबकि 2021-22 में जो नए स्टार्टअप्स आए हैं वो कितने आ गए हैं? 14,000 से अधिक। 2016-17 में 733 और 2021-22 में 14,000 से अधिक। देख रहे हैं कितना रैपिड ग्रोथ हो रहा है हमारे यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम का। इसका मतलब है कि भारत के बहुत सारे नए नए जो लोग हैं वो उद्यमी बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं। वे किसी के यहां काम करके या कोई किसी के यहां सेवा करना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं नई नई कंपनियां खोलने में। तो भारत में अब स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत डेवलप हो गया है। कुछ सफल भारतीय यूनिकॉर्न कौन कौन से हैं? लेंसकार्ट, क्रेट, मीशो, फार्मिजी, लिसियस, ये सब हैं। अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो फिजिक्स वाला। तो ये सब कुछ ऐसे यूनिकॉर्न हैं जो कि भारत के हैं और पिछले 3-4 सालों में ही ये लोग $1 बिलियन के अपने इस टर्नओवर को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डिजिटल मुद्रा। भाई डिजिटल मुद्रा क्या है? हाल ही में संसद में सरकार ने कहा है कि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध चाहता है। अब यह एक कॉमन स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार ने या संसद में सरकार ने कहा है कि आरबीआई चाहता है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगे। ये 2022 के बारे में 2022 का स्टेटमेंट है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट, क्रिप्टो क्या है? यह एक इंटरनेट जैसी संपत्ति है जो भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। अर्थात क्रिप्टो एक परिसंपत्ति है लेकिन वो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, वह इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तीसरा, द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स और मीका। ये क्या है? क्रिप्टो बाजार के विनियमन से संबंधित है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि संसद में सरकार ने हाल ही में क्या कहा है कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध चाहता है। अगर आप लोग अपडेट रहे होंगे, न्यूज़पेपर अगर लगातार पढ़ते होंगे, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी पर न तो प्रतिबंध लगाया गया है, न ही उसकी अनुमति दी गई है। ठीक है, हालांकि ये 2022 का परिदृश्य था। अभी 2023 तक, वर्तमान तक परिदृश्य थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। सरकार खुद की अब कुछ ऐसी क्रिप्टो के बारे में सोच रही है। सरकार नहीं, बेसिकली आरबीआई सोच रहा है। तो संसद ने केंद्रीय बैंक के प्रतिबंध चाहता है वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी का यूज दुनिया भर में कहीं भी किया जा सकता है।
उसको रेगुलेट करने वाला कोई रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं है। अब आप ये जानते हैं कि उसको क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला कोई रेगुलेटिंग एजेंसी अब तक नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि वह एक देश की सीमाओं से बंधा नहीं है। तो ऐसे में जो थर्ड स्टेटमेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स और मीका, यह क्रिप्टो बाजार के विनियमन रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है वो मिसकंसेप्शन में आ जाए कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए तो अभी तक कोई ऐसी कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहां पर यह क्रिप्टो को कहां से रेगुलेट कर सकता है। लेकिन थोड़ी सावधानी रखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स या मीका नाम की ये जो एक रेगुलेटिंग एजेंसी बनाई गई है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन में बनाई गई है और यूरोपियन यूनियन अपने यहां क्रिप्टो करेंसी में जो टर्नओवर होते हैं या क्रिप्टो में जो लेन देन होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया है और इसको और तैयार किया जा रहा है कि यह यूरोप में, हालांकि अभी भी रेगुलेट किया नहीं गया है, लेकिन यह उद्देश्य क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उद्देश्य क्या है, क्रिप्टो को ही रेगुलेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा और तीसरा सही हो गया, आपका आंसर निकल गया। अब हम सभी जानते हैं कि हाल ही में टर्की में बहुत इस शताब्दी का 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है और ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर था, देख सकते हैं आप लोग, ये टर्की है, इधर सीरिया है और इन दोनों के मध्य में दो बड़े झटके आए, फिर बाद में एक तीसरा बड़ा झटका आया एक ही दिन और उसके अगले दिन भी एक छोटा सा झटका आया। तो ये जो दो एपिसेंटर आए थे 7.5 के मैग्नीट्यूड से और एक आया था 7.8 के मैग्नीट्यूड से। पहला जो झटका आया था वह बहुत ही कठोर आया था, 7.8, 7.5 और अब तक जो न्यूज आ रही है उस न्यूज में संभवतः 8,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखद है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुखद घटनाएं दुनिया में दोहराई, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन अब यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि अगर टर्की में ऐसी कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो गई तो अब यह मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टर्की में अगर ऐसी घटना हो रही है तो मैपिंग से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब ये प्रश्न है कि तुर्की से सीमा बनाने वाले निम्न सागरों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो तुर्की से सीमा बनाने वाले सागर बता रहा है कौन कौन, पहला बॉस्फोरस स्ट्रेट, दूसरा मरमरा, तीसरा एजियन, चौथा अनातोलिया की खाड़ी। अब इन चारों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कभी इस तरीके से इसको अरेंज किया नहीं होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर यह ब्लैक सी है, ये टर्की है, टर्की के ऊपर में ब्लैक सी है और नीचे में इधर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। हम जानते हैं कि ऊपर में काला सागर और नीचे में भूमध्य सागर। अब काला सागर से भूमध्य सागर की ओर आते जाइए। काला सागर से जब भूमध्य सागर की ओर इंटर करते हैं तो पहला आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिख रहा है। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद अब नीचे आते हैं तो सी ऑफ मरमरा अर्थात मरमरा सागर। मरमरा सागर से थोड़ा और नीचे आते हैं, जब भूमध्य सागर में इंटर कर जाते हैं तो भूमध्य सागर में जो सागर टच करता है टर्की को वह है एजियन सागर। उसके नीचे और जब आते हैं तो यहां है टर्की के जस्ट नीचे भूमध्य सागर में है गल्फ ऑफ अनातोलिया, अनातोलिया की खाड़ी। तो ये जो चार सीक्वेंस हैं
तो काला सागर में है बास्फोरस स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा किसी न तो काला सागर में है न तो भूमध्य सागर में है, यह दोनों के मध्य का लिंक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में अवस्थित वैसा सागर जो दोनों को जोड़ता है लेकिन वह दोनों में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा है? सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर। उसके बाद नीचे आते हैं तो टर्की के जस्ट वेस्ट में, टर्की के जस्ट वेस्ट में कौन सा सागर है? एजियन सी, एजियन सागर। और टर्की के जस्ट नीचे अनातोलिया की खाड़ी है। अब उसके थोड़ा सा साइड में देखें तो यहां भूमध्य सागर में ही क्रेट सी है, क्रेट सागर भी है। तो इन सागरों को जो हमने हाईलाइट किया है, यह आपके लिए अब यूपीएससी के 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैपिंग के, वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन संभावित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें जो कि तुर्की के बारे में हमें जानना चाहिए। दूसरा कि तुर्की से होकर की कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। सभी नदियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर उन नदियों का कोई हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस रहा है, जैसे यहां पर देखिए एक नदी है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी का इंपोर्टेंस क्या है कि इधर इराक, ईरान, सीरिया, इराक, टर्की, इधर वर्षा कम होती है, भूमि बंजर है। ऐसे उस बंजरीले क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में एक नदी बहती है तो इसका महत्व अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इसलिए टिग्रिस नदी कहां अवस्थित है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। टिग्रिस या फिर मिलाने वाला कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें तुर्की में टिग्रिस नदी वाला मिलाने वाला ऑप्शन आ सकता है। तो टिग्रिस नदी आपको पता होनी चाहिए। आप सभी एक झील के बारे में जानते होंगे जो कि दुनिया का सबसे अधिक नमकीन झील है। उस झील का नाम क्या है? वान झील, लेक वान। कहां है ये? टर्की में। आइए देखिए, यहां पर है लेक वान। यह दुनिया का सबसे नमकीन झील है। तो सबसे नमकीन झील भी टर्की में है। अब यहां पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ट्रेजिक हो सकता है आपके लिए, एक लाइन दिया गया है आर्मेनियन हाईलैंड्स, आर्मेनियन उच्च भूमि। अब पूछ सकता है कि आर्मेनियन उच्च भूमि कहां है। अब तो सभी लोग सीधे सीधे मार देंगे आर्मेनियन उच्च भूमि आर्मेनिया में है, लेकिन नहीं। देखिए कहां है आर्मेनियन उच्च भूमि? टर्की में है। दिख रहा है? टर्की के बीचों बीच है आर्मेनियन हाईलैंड्स। एक और बात देखिए कि टर्की से, एशिया की साइड से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। यह आपके लिए एक होमवर्क है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि तुर्की से एशिया के कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, और इधर यह भी बताएंगे कि टर्की से यूरोप के कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। थोड़ा एक और होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोग ज्यादा फ्री नहीं रहें। भूमध्य सागर में अवस्थित एक देश है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, और टर्की से उसका राइवलरी चल रहा है, भारत से उसकी दोस्ती है। तो उस देश के बारे में, उस देश की अवस्थिति, उसकी राजधानी, उसकी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसके बारे में भी जरूर जान लीजिएगा। और थोड़ा सा हिंट देता हूं कि एकदम छोटा सा आइलैंड देश है, द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर के एकदम पूर्वी छोर पर सटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ये पूरे वर्ल्ड मैप को इसको देख लिया। अब इंडिया की मैपिंग पे आते हैं। इंडिया की मैपिंग पे ये क्वेश्चन आपके लिए है सतपुड़ा रेंज के संदर्भ में। सतपुड़ा रेंज कहां है ये आप लोग सब बेसिकली जानते होंगे। अगर आप लोगों ने इंडिया की मैपिंग की होगी, उसमें माउंटेन सिस्टम को किया होगा, तो अगर माउंटेन सिस्टम किया होगा तो सिस्टम में, अच्छा माउंटेन सिस्टम में और माउंटेन में अंतर होता है। तो यहां पे प्रश्न है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा सिस्टम। सिस्टम में हमेशा
एक से अधिक पहाड़ियां होती हैं, एक से अधिक पहाड़ होते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है। हिमालय माउंटेन इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन, जिसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सतपुड़ा रेंज के संदर्भ में प्रश्न कह रहा है, तो इसके बारे में बताना है आपको। इसमें सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पहाड़ी शामिल है। अब सतपुड़ा रेंज के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें 3 पहाड़ियां शामिल है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी मैकाल पहाड़ी पर अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह रेंज अर्थात सतपुड़ा रेंज नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में अवस्थित है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में अवस्थित है कौन? सतपुड़ा रेंज। अब इस 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। तो अगर आप लोगों ने इंडिया की मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह धूपगढ़ी ही है। लेकिन वो किस पर्वत पे है? अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता होगा कि जो धूपगढ़ी है वो मैकाल पर नहीं है बल्कि महादेव पर्वत पर है। ठीक है, तो जो धूपगढ़ी है ये किस पर है? ये इस महादेव पर्वत पर है, न कि मैकाल पर्वत पर। अब प्रश्न आपसे एक और पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी अवस्थिति क्या है? तो सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। जो कहां है? अमरकंटक मैकाल पहाड़ी पर है। अमरकंटक, अमरकंटक यह किस पर्वत पर है? मैकाल पर। और यह क्या है? यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। और यह किस पर है? महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, अब अमरकंटक से, अमरकंटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि अमरकंटक एक ऐसा जगह है, बेसिकली मैकाल पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहां से चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड इंडिया की मैपिंग की होगी तो अगर ये मैकाल पर्वत हम इसको मान ले, मैकाल पर्वत ये अगर है तो यहां से चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं। एक जो कि उत्तर की ओर निकलती है वो कौन सी नदी होती है? आप लोग बताते रहेंगे, सोचते रहेंगे। उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है मैकाल पर्वत से निकल करके? तो पश्चिम से आती है नर्मदा नदी। दक्षिण की तरफ एक नदी निकलती है मैकाल पर्वत से। दक्षिण की तरफ कौन सी नदी निकलती है? यह है इंद्रावती नदी। और पूर्व की ओर एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है? बताएंगे आप लोग। पूर्व की ओर जो नदी निकलती है वो है महानदी। तो मैकाल पर्वत एक ऐसा रेंज है, एक ऐसा पर्वत है सॉरी, जहां से चारों दिशाओं में नदियां निकलती हैं। लेकिन ध्यान रखना है अमरकंटक से ये चारों नदियां नहीं निकलती हैं। ये इनमें से अमरकंटक से सिर्फ 2 ही नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से मैकाल पर्वत पे, अमरकंटक जो कि एक ऊंची चोटी है, वहां से 2 नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सतपुड़ा रेंज के बारे में आज जाना। ये बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा सतपुड़ा रेंज, उसके नीचे ये महादेव हिल्स और यहां पर ये मैकाल हिल्स। अब यहां पर मैपिंग में यहां पर कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, लेकिन ये तीनों पर्वत ऐसे ही खड़े हैं और ये तीनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम को कहा जाता है सतपुड़ा सिस्टम। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग आज सतपुड़ा रेंज को अपने रूम पे बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे, एटलस की किताब में देख लेंगे और इंटरनेट पे सर्च करके जो उसके बारे में सारी जानकारी
आप कर लेंगे। आज हमारी इस क्लास में लाइव जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।